वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। हिंदी में इसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th में, बीएससी में, 12th में, आईआईटी, पीएमटी, नीट में, इन सब में इसके क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, इसके लिए हम एक कोई सबसे पहले आइसोलेटेड गैसीय एटम लेते हैं। गैस अवस्था में इसलिए करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि गैस अवस्था में इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गैस अवस्था में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन निकालें कहाँ से? पहली बात, आप इलेक्ट्रॉन निकालें कहाँ से? तो सिंपल सी बात है, छोटा एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये जैसे हमारे हम एक मटका बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक मटका बना हुआ है। अगर यहाँ पर लड्डू डालें, लड्डू डालते इस तरह समझे, या इनको इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, इस तरह भरे हुए हैं। तो हम कौन सा निकालेंगे? निकालें कहाँ से? तो पहला तो यहाँ गया था, लास्ट वाला यहाँ पर आया, तो हम इसी को निकाल सकते हैं, बाहर वाले को है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इस और जब निकालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चूंकि इसमें एनर्जी देते हैं इसलिए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और इसी तरह से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसी तरह से हमारा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। सक्सेसिव मतलब है कि कोई भी एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन एक निकाला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जैसे कि आयरन होता है, P+2 होता है, He+3 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले। तो ऐसी क्रमागत रूप से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई भी गैसीय एटम है, उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं वो IE फर्स्ट कहलाएगी। से फिर कैटायन बन जाएगा, और कैटायन से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको जो एनर्जी देंगे वो IE2 कहलाएगी। और फिर उस कैटायन से अगेन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी देंगे हम उसे IE3 बोलेंगे। और इसी तरह से हम जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उसी हिसाब से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। IE1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। अगर सोडियम, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम, कुल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, अगर उसके 11 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसका IE11 हो जाएगा उसका, इस तरह से। फिर बात आती है कि हमारा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसका हमारी आवर्त सारणी, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तरह से उसका वेरिएशन होता है, कैसे उसका परिवर्तन होता है। हमारा जो वेरिएशन होता है हम दो चीज़ों में देखते हैं, एक पीरियड और दूसरा ग्रुप। तो हमारे जो पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं, उनमें जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पर हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। उसकी वजह होती है कि Z इफेक्टिव, ये डीपली ये चीज़ें जो है हम फैक्टर्स इफेक्टिव IE में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वहाँ पर IE की वैल्यू डिक्रीज होती है। ग्रुप में क्या हो, IE हमारी है, इधर I पीरियड में तो इंक्रीज हो रही है,
और ग्रुप में आई डिक्रीज होती है। इसकी वजह होती है जैसे ही टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज दोनों इंक्रीज होते हैं। क्योंकि जब साइज ज़्यादा होगा, जब साइज ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है, उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है। और अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी कम देनी होगी और एनर्जी कम देनी होगी तो उसका आईपी कम हो जाएगा। तो डीपली भी इनकी स्टडी करेंगे हम। फिलहाल ये भी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा द्वारा निकाला जाता है। इसको निकालने का फार्मूला एक होता है जेड इफेक्टिव का फार्मूला होता है जेड एक्चुअल माइनस एस। इस फार्मूले से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। यहां पर जो एस होता है, एस को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जैसे इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन सेल में आता है। उससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली होती है। मतलब है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ सेल की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो हमारी कम हो जाएगी। इसलिए हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, सिंपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका 1s1 होता है, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे ही 1s2। तो इन्हीं देख लेते हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो लास्ट सेल है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारी होती है, या पहली या दूसरी या तीसरी है। आयन की वैल्यू क्या लगातार ज़्यादा हो रही है, और जब आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी आई की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए आई की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसके बाद देखते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम देखते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास s ऑर्बिटल होते हैं, फिर p होते हैं, फिर d होते हैं, फिर f होते हैं। अब जो चीज़ न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होगी उसका न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको वहाँ से निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर s p d f, न्यूक्लियस के पास जो s ऑर्बिटल सबसे पास में होते हैं, d उससे दूर होते हैं, f उससे और दूर होते हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो जो हमारा s ऑर्बिटल होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, p का कुछ कम होता है, d का कम होता है, f का और कम होता है। तो जब आयन s p d f की तरफ जाते हैं तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए आई की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ये हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि तुलना करते हैं ऊपर का लिमिट है वो नीचे का लिमिट है, ऐसा हम नहीं
कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जैसे होता है, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि ये हमारा जो बेरिलियम है और बोरान है, बेरिलियम का आईपी बोरान ज्यादा होता है 5/4 होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 जो कि 1 होता है इसका। तो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हमारा बेरिलियम है उसमें इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा 2s से निकलेगा और बोरान में इलेक्ट्रॉन हमारा 2p से निकलेगा। वैसे तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस क्रम में तो बोरान का जो आईपी है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हो जाता है बेरिलियम का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल दोनों क्या है, सेम है, सेकंड सेल यहाँ पर है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में s से निकल रहा है और बोरान में p से निकल रहा है। और अभी हमने यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन s और p है, तो s की चूंकि पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए s इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी होगी, इसलिए बेरिलियम का जो आईपी होता है बोरान से ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर होता है। तो हमारे जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होती हैं, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स में हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनमें भी हमारा वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है देन हाफ फील्ड देन फुल्ली फील्ड होता है। तो जहाँ पर अगर ऐसा केस आता है कि सिमेट्रिकल कंडीशन आती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है और वहाँ पर आईपी ज़्यादा हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का आईपी क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है। आयन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका 8 होता है। हम जनरल अगर ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी इंक्रीज होता है, तो इसलिए ओ का आईपी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयन का आईपी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 2p से निकलेगा, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है और ओ का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 है। तो यहाँ पर हम p नाइट्रोजन केस में p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं, सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है। तो चूंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जब स्टेबल ज़्यादा होंगे तो उनको वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, इसलिए नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन है आईपी के, उनमें है मेटालिक कैरेक्टर। पहला, मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो चूंकि आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है और जब आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो आइटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है डिक्रीज होती है, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आईपी जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैल्यू ऑफ आई डिक्रीज, तो टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, हेंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। जो हमारी मेटल्स होती हैं आईएस ब्लॉक मेटल्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं, तो हमारी जो आईएस ब्लॉक की मेटल्स होती हैं उनका आईपी लो होता है, लो आई दैट इज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसलिए इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा इनका। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका आई कंपैरेटिवली आईएस ब्लॉक से ज़्यादा होता है, तो दे हैव लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्या होता है, बेस हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हमारे जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू यूसानोविच कॉन्सेप्ट। तो बेसिक नेचर जो होता है वो आई का इन्वर्सली होता है,
अगर IUP की वैल्यू कम है तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, और IUP की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक नेचर कम होगा। सो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारा IE की वैल्यू होती है इंक्रीज होती है। अब जब I इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, इसलिए बेसिक नेचर भी डिक्रीज होगा। और जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो IP की वैल्यू डिक्रीज होती है। जब IP की वैल्यू डिक्रीज होती है मतलब तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी कम देनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा और बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिसिटी इसी पर डिपेंड होती है कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकले, जो एटम मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो उतना अच्छा बेस होगा। एंड द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो IUP की जो होता है IE होता है, अगर ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो हम अगर ग्रुप की पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो IE की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज होती है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो हमारा जो ग्रुप होता है वहाँ पर IE की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इसलिए रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज होती है। इसलिए हम हमारी टेबल होती है, अगर हम बात करते हैं इधर हमारे एल्कली मेटल रखे गए, इधर गैसेस रखी गई हैं, तो जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होता है सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इवन जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग पावर होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल पर भी डिपेंड होती है। तो रिड्यूसिंग पावर होती है तो किसी भी एलिमेंट का जितना नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना ही उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। तो इसमें अभी बहुत कुछ चीज़ें रह गई हैं वो डिस्कस करें, मोस्टली अधिकतर चीज़ें हो गई हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें इसके लिए।